Hello students, today we are going to study all forms of future, and I have been telling you for a long time that after completion of tense we shall start our book Rainbow Part 2. On Monday the video will be uploaded of Rainbow Part 2. But before that, today we have to understand all forms of future. When I say all forms of future means future indefinite, future continuous, future perfect continuous. आपको घर पर क्या करना है, जैसा मैंने कहा कि सोमवार को मंडे को रेनबो का वीडियो अपलोड किया जाएगा, तो तब तक आपके पास 2-3 दिन का फासला है। इस दरमियान होमवर्क जरूर बना लेंगे अपने बुक से, जो बुक मैंने आपको दी है उससे होमवर्क बनाएंगे। और बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि होमवर्क का मतलब आप सारे रूपों में उसको बदलें। 10 गुना 6 10 सेंटेंस आपको बुक में दिया हुआ है और उसको 6 रूपों में बदलें। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करते रहना है। आपको ये जानना है कि कैसे वर्ड्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। आज हम लोग जो टेंस पढ़ रहे हैं वो है फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसा आप देख रहे हो उसकी आईडी क्या है, पहचान क्या है, गा गे गी। वाक्य के अंत में क्या रहेगा, गा गे गी। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ साल या विल प्लस V1 ऑब्जेक्ट और अदर्स, यानी जो बचा रह गया सेंटेंस में। कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि अदर्स क्या चीज है। जैसे यहां रहता हम लोग अतुल के साथ क्रिकेट खेलेंगे, तो आप पहले बनाते हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, वी शाल प्ले क्रिकेट। लास्ट में जो आप लिखते हैं विद अतुल, दैट इज अदर्स। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अदर्स, या शुरू से आपने पढ़ा है CO कॉम्प्लीमेंट्री अदर्स, एक ही चीज है वो। तो आज हमने एग्जाम्पल लिया है हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। यू सी हियर आवर सब्जेक्ट इज हम लोग। अपना सब्जेक्ट क्या है, हम लोग। तो हम लोग का क्या होता है, वी के साथ आपने शैल का यूज किया, वी शैल प्ले क्रिकेट, वी शैल प्ले क्रिकेट। क्योंकि आप स्ट्रक्चर फिर से देखो, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल प्लस V1, वर्ब का कौन सा रूप, पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में अदर्स लिखना है। आप सबको मालूम है वर्ब अपने 5 डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, V1, V2, V3, V4, V5। तो ये 5 अलग अलग फॉर्म्स हैं और अलग अलग टेंस में हम अलग अलग वर्ब के रूपों का यूज करते हैं। तो आज जो फ्यूचर इंडेफिनिट को हम लोगों ने पढ़ा या पढ़ रहे हैं वो क्या है, V1, उसमें वर्ब का पहला यूज हुआ, वी शैल प्ले क्रिकेट। एक वाक्य को हम 6 अलग अलग रूपों में बनाते हैं। ये हुआ अफर्मेटिव, दूसरी हुई क्या, निगेटिव, यानी ये सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट, शैल वी प्ले क्रिकेट। इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक, शैल वी नॉट प्ले क्रिकेट। इंट्रोगेटिव विद निगेटिव, प्रश्न के साथ साथ निगेटिव। व्हेन शैल वी प्ले क्रिकेट। आपने WH क्वेश्चंस कई दफे सुना है, मुझसे सुना है, आप पहले से भी परिचित हो कि कौन, कहां, कैसे, कब, क्यों। जब भी आप उसकी स्पेलिंग निकालते हो तो WH से ही शुरू होता है। सपोज करो आप बोलते हो क्यों, तो क्यों का स्पेलिंग क्या होता है, WHY। कब, WHEN। कहां, WHERE। कैसे, हाउ, HOW। तो यू विल श्योरली आस्क मी अ क्वेश्चन, सर here the spelling is HOW. How shall we understand that this belongs to WH question? Let me tell you, it is also the part of WH question. आप कहोगे कि सर HOW हो जाता है, यहाँ WH से कहाँ शुरू होता है, लेकिन हाउ को भी हम लोग WH क्वेश्चन करते हैं। अपवाद है वो, लेकिन आप व्हाट लो, व्हेन लो, व्हाई लो, हु लो, हुम लो, वेयर लो, जितने भी ये सारे आप देखते हो ये सारे किस रूप में है, शुरुआत किससे होता है, WH से। इसलिए हम लोग उसको WH क्वेश्चन कहते हैं। तो जैसे सपोज करो कि हम लोग कब क्रिकेट खेलेंगे। आप एक चीज नोटिस करोगे कि जैसे ही हम लोग WH लिखते हैं
लिखते ही तुरंत अगर हमें जरूरत होती है तो वो क्या है, सहायक क्रिया की, ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब की। तो वी शैल, व्हेन शैल वी प्ले क्रिकेट। और अगला है हम लोग क्यों क्रिकेट नहीं खेलेंगे, फिर उसका भी नेगेटिव फॉर्म, तो व्हाई शैल वी नॉट प्ले क्रिकेट। यू विल आस्क मी ए क्वेश्चन, सर where shall we put shall and will? How shall we able to understand that here we have to write shall and here we have to write will? हम कैसे जान पाएंगे कि यहाँ हमको shall लगाना है और यहाँ पर हमको will लगाना है? तो आप देखोगे इसको कोड में हमने यहाँ लिखा है नोट में, आप गौर कीजिए, नोट में साफ लिखा है shall is used with I and we। shall का प्रयोग किसके साथ करोगे, आई तथा वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। तो सवाल उठता है कि फिर एक क्वेश्चन आप करने वाले हो कि कई दफे ऐसा हुआ है सर कि मैंने आई विल देखा है, वी विल देखा है, तो वो कैसे होता है सर, हम ये कैसे जाने कि केवल शैल? हाँ, यू डू नॉट हैव टू स्टिक विद शैल, यू कैन पुट देयर विल एज वेल अलॉन्ग विद आई एंड विल। आप आई वी के साथ विल का भी प्रयोग कर सकते हो, बट you have to be little bit careful of some mistakes and that mistakes can change into blunder। आपको कुछ गलतियों से भी सावधान रहना है। गलती क्या, हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं we will play cricket, एकदम करेक्ट, nobody will cut you, nobody will say that your answer is incorrect, the answer is completely correct। we will not play cricket, this is also right, ये भी सही है कि we will play cricket भी सही है, we will not play cricket भी सही है, लेकिन will we play cricket गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। किसके साथ नहीं हो सकता, I और we के साथ। आपको जब इंट्रोगेटिव निगेटिव WH का निगेटिव फॉर्म बनाना होगा तो I और we के साथ अगेन आपको शैल भी लगाना होगा, विल नहीं लगा सकते। विल आपको लिबर्टी मिलती है, आजादी मिलती है, किसके साथ, केवल अफर्मेटिव और निगेटिव में। कब, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना, जब सब्जेक्ट क्या है, आई और वी के साथ हम विल भी लगा सकते हैं। लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूं कि आई वी के साथ परफेक्शन है वो। इफ यू हैव टू बी परफेक्ट देन यू हैव टू मेक श्योर दैट along with I and we you should use shall in any case, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अफर्मेटिव नेगेटिव तक तो आप विल रख सकते हो, लेकिन फिर इंट्रोगेटिव में आपको एक लफड़ा हो जाएगा अपने आई और वी के साथ हमको शाल नहीं, फिर हमको विल नहीं, फिर हमको शाल ही लगाना है। तो ये जो कंफ्यूजन है इसको दूर करने के लिए आपको श्योर करना, और ऐसे भी ब्रिटिश ग्रामर कहता है कि आई वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का ही परफेक्ट यूज होना चाहिए। इसलिए हम लोग मान के चलेंगे कि जब जब हम आई और वी लगाएं तो फ्यूचर में हम शैल भी लगाएं। अगला है फ्यूचर। क्या आप समझ गए हो इसको या आपको कोई दुविधा है? फिर से देख लेते हैं। इसकी आईडी पहचान क्या है, वाक्य के अंत में गा गे गी रहेगा, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ शैल या विल लगा सकते हैं। फिर मैं दोहरा दूं, आई वी के साथ आप शैल लगाओगे, बाकी कोई भी सब्जेक्ट है आपका उसके साथ विल लगाओगे, फिर V1 लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट लिखिए और लास्ट में जो बचा रह गया वो अदर्स आपको लिखना है। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलेंगे तो वी के साथ क्या लिया हमने, शैल, वी और आई के साथ शैल लेंगे, वी शैल प्ले क्रिकेट। उसी को 6 अलग अलग रूपों में बदला है और मैं बोर्ड पर हमेशा 6 रूप लिखता हूं ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, आप उसको ठीक से पढ़ें। आते हैं हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में। जैसा आप देख लो आईडी इसकी क्या है, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा। वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ये सारा चीज रहेगा। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ शैल या विल, फिर क्या लगाना है, बी। आप गौर करो, शैल बी विल भी नहीं, शैल भी अलग रहेगा और बी अलग रहेगा। बिफोर ऑब्जेक्ट और अदर्स। जैसे हमने यहाँ लिया वह क्रिकेट खेल रहा होगा, तो the subject of this sentence is वह, he. Along with he you have to use will, he will be, he will be। before लिखना था, verb का कौन सा रूप, चौथा रूप।
खेलना का इंग्लिश होता है प्ले, लेकिन हमें कौन सा रूप लिखना है, चौथा रूप, तो हम यहाँ ING लगाएंगे, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। इसी को 6 अलग अलग रूपों में बदला गया, ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, विल ही बी। आप इसको देखोगे कि सर कहाँ नॉट लगा रहे हैं, कैसे नॉट लगा रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे बनाएंगे। तो 6 अलग अलग रूपों में। तो आज अभी आपने क्या पढ़ा, फ्यूचर इंडेफिनिट और उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर हम लोग आगे देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट की आईडी है चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, या होगा, ये होंगे, ई होगी, अथवा आ होगा, ए होंगे, ई होगी। स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, सब्जेक्ट के साथ आपको शाल या विल लगाना है, फिर उसके बाद क्या, हैव। शाल हैव विल हैव नहीं होता, हैव अलग है, शाल विल, फिर क्या, हैव, फिर वर्ब का तीसरा रूप, फिर ऑब्जेक्ट और अदर्स। अंकित पटना पहुंच गया होगा। स्ट्रक्चर में आपने एक बात नोटिस किया होगा कि शाल और विल तो डिफरेंटली लिया गया है, लेकिन शाल विल के साथ हर कीमत पर हम क्या लेते हैं, हैव ही लेते हैं, हैज नहीं लेते। मेरा ये एग्जांपल लेने का एक उद्देश्य है, एक टारगेट है, आपको मैं ये समझा पाऊं। जैसा आप सबको पता है कि अगर नॉर्मल केस में प्रेजेंट परफेक्ट होता तो अंकित के साथ आप हैव नहीं लिखते, अंकित के साथ क्या लगाते, हैज। लेकिन आप यहाँ देखो कि अंकित विल हैव, यानी कि ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो विल या शैल के साथ हैज लगाएंगे कि क्या करेंगे। नहीं, सब्जेक्ट कुछ भी रहे, तब्दीली बदलाव केवल क्या हो सकता है कि शैल ने लगा के विल लगाओ, विल न लगा के शैल लगाओ। जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूं कि शैल केवल आई और बी के साथ लगाइएगा। तो अंकित विल हैव रीच्ड, रीच मतलब होता है क्या, पहुंचना। और एक चीज याद रखिएगा, रीच के साथ टू का यूज नहीं होता है। जैसे मैं पटना जाऊंगा तो आप अनुवाद करते हो आई शैल गो टू पटना, लेकिन आप मैं पटना पहुंचूंगा का अनुवाद कभी ये नहीं कीजिएगा कि आई शैल रीच टू पटना। दैट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, दैट इज एन इनएप्रोप्रिएट यूज। सो अंकित विल हैव रीच्ड पटना and I have changed all this sentence into all remaining 5 forms. अंकित will not have। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं हमेशा बोर्ड पर 6 रूप क्यों लिखता हूं, क्योंकि अब यहां पर ये कंफ्यूजन आपके मन में हो सकता था कि अंकित विल हैव नॉट लिखे या अंकित नॉट विल हैव लिखे या अंकित विल नॉट हैव लिखे, यानी नॉट हम कहां रखें, ये कंफ्यूजन आपके मन में हो सकती थी। इसलिए मैंने यहाँ बोर्ड पर साफ लिखा है कि आप नॉट का यूज किसके साथ, किसके बाद करोगे, शाल या विल के बाद। अंकित विल नॉट तब है, अंकित विल नॉट हैव रीच्ड पटना, क्या अंकित पटना पहुंच गया होगा। विल अंकित हैव रीच्ड पटना, क्या अंकित पटना नहीं पहुंचा होगा। विल अंकित नॉट हैव रीच्ड पटना, तो अंकित पटना कैसे पहुंचा होगा। तो कैसे का इंग्लिश क्या लिखा, हाउ। हाउ के बाद क्या लगा, जो बार बार मैं कह रहा हूं, WH लिखो और बिना टाइम वेस्ट किए तय रखो, उसके बाद आपकी जो रिक्वायर्ड हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, उसको आप यूज करो। तो हाउ के बाद तुरंत क्या लिखे, हाउ विल अंकित, तब जाके हैव। हाउ विल हैव अंकित नहीं होगा, हाउ विल अंकित हैव रीच्ड पटना, हाउ विल अंकित नॉट हैव रीच्ड पटना। इस तरह से इस वाक्य को मैंने 6 अलग अलग रूपों में बदला है। आप भी बुक में दिए गए हर वाक्य को 6 रूपों में बदलो। आखिरी टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आईडी आप देख रहे हो, ता रहा होगा, ते रहे होंगे, ती रही होगी, ता रहा होगा, अथवा रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा प्लस टाइम। Many of the students ask me, sir, sometimes it becomes confusing for us to recognize the difference between future continuous and future perfect continuous because the identifications of both the tenses are almost similar. So how shall we be able to judge that this sentence belongs to present future continuous and this sentence belongs to future perfect continuous?
हम ये कैसे तय कर पाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है या ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का, क्योंकि आईडी तो सबके अंत में क्या रहता है, रहा, होऊंगा, रहे होंगे। आपने पहले पढ़ा है फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसमें भी वही चीज था। तो एक फर्क रहेगा क्या, कि वो काम जारी था फ्यूचर में, लेकिन कब से ये बात फ्यूचर कंटिन्यूअस में नहीं दिया हुआ था। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या था, मैं पढ़ रहा होऊंगा, तुम खेल रहे होगे, वह लिख रहा होगा, बच्चे शोर मचा रहे होंगे, इस तरह से। लेकिन इसमें फर्क क्या है, आप गौर से देखो, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, यानी कि मैं पढ़ तो रहा हूंगा, यहां वक्त भी बता दिया गया कि मेरे पढ़ने का समय कब से शुरू हुआ, तो मैं सुबह से पढ़ रहा हूंगा। कब से, जब आप क्वेश्चन का आंसर दिया है कि कब से, तब आप समझ जाओ कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस ना होकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर पर, सब्जेक्ट शैल या विल, हैव बीन। फिर यहां गौर कीजिए, शैल विल के बाद हैव बीन होगा, शैल हैव और विल हैव बीन नहीं हो जाएगा। शैल हैव, शैल या विल हैव बीन बिफोर ऑब्जेक्ट, फॉर, फ्रॉम, प्लस टाइम। बी केयरफुल, सावधान रहिए। एक नई बात हमें यहां देखने को मिल रही है, वो क्या है कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ा फॉर या सिंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ा फॉर या सिंस, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ रहे हैं फॉर या फ्रॉम। अगेन यू विल आस्क मी ए क्वेश्चन, सर व्हाई फ्रॉम, व्हाट इज स्पेसिफिक इन दिस पर्टिकुलर टेंस। इस टेंस में क्या खूबी है सर, जो कि सिंस को हटा करके आपने किसका यूज किया है, फ्रॉम का। आज आते हैं हम लोग नोट को सीधे देखते हैं, क्या लिखा है नोट में, इन दिस टेंस फ्रॉम इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ सिंस। इस टेंस में सिंस के स्थान पर हम किसका उपयोग करते हैं, फ्रॉम का। क्वेश्चन उठता है कि क्यों फ्रॉम, क्या है बात, क्यों वजह। आप याद करो, जब आप 8, 9, 10 से ग्रामर बुक को पढ़ते होंगे और टेंस पढ़ रहे होंगे, तो आपने एक चीज गौर किया होगा कि अक्सर किताबों में लिखा रहता है पॉइंट ऑफ टाइम, समय के नियत बिंदु के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। एकदम नियत, नियत यानी फिक्स, डेफिनेट, कि आपको पता है इतना वो। लेकिन अब आप इस टेंस को लो, जैसे राहुल सुबह से पढ़ रहा होगा। 3 अलग अलग वाक्य ले रहा हूं, 3 अलग अलग टेंस का। राहुल सुबह से पढ़ रहा है, तो जब राहुल सुबह से पढ़ रहा है तो मैंने उसको देखा है, क्या करते हुए, पढ़ते हुए। राहुल सुबह से पढ़ रहा था, मैंने देखा था, क्या करते हुए, पढ़ते हुए। जो मैंने देखा उसको मैंने बोला, लेकिन राहुल सुबह से पढ़ रहा होगा, आई हैव नॉट सीन, मैंने देखा नहीं है। राहुल, फिर से एक बार इस सेंटेंस को बोलिए, राहुल सुबह से पढ़ रहा होगा। यू आर नॉट योरसेल्फ श्योर वेदर राहुल इज रीडिंग और नॉट, यू आर जस्ट स्पेकुलेटिंग। आप श्योर नहीं हो कि राहुल पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, आप अनुमान लगा रहे हो, सुबह से पढ़ रहा होगा। और अनुमानित चीज डेफिनेट नहीं होता है। इसमें यही वजह है कि आप फॉर टू लगा सकते हो, लेकिन सिंस के जगह पर आपको किसका यूज करना होता है, फ्रॉम का। आते हम लोग देख रहे हैं, मैं सुबह से पढ़ रहा हूंगा, और सिंस किसके साथ लगता है, वो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सारे स्टूडेंट्स को जो नया नया ज्वाइन कर रहे हैं, सबको कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, तुरंत आपको पता चल जाएगा आज सर ने कोई वीडियो अपलोड किया है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपनी टिप्पणियां भेजिए, आपकी प्रॉब्लम्स को सेंड कीजिए व्हाट्सएप के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, जैसे भी जो सहूलियत या टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन से आप अपने बातों को मेरे पास रखिए। हम लोगों को बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कि हम अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें, तो उसका फायदा उठाइए। मैं फिर कर रहा हूं कि आप ओएसिस चैनल को, ओएसिस क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप अपडेटेड रहोगे कि क्या चीजें आ रही हैं, सर ने क्या क्या वीडियो अपलोड किया है, वो आपको पता रहेगा। और आज फिर से जो पीछे की क्लासेस हो चुकी है बीएसईबी की, बिहार बोर्ड की, उसको मैं व्हाट्सएप में डलवा दे रहा हूं, ताकि उन लोगों को जिसको दिक्कत हो रही है वो फिर से उसको रिफ्रेश कर पाए। अब हम लोग आते हैं, मैं सुबह से पढ़ रहा हूंगा।
आई के साथ बार बार मैं कह रहा हूं, आई वी के साथ शैल ही लगाइए। आई शैल हैव बीन रीडिंग। अब मैंने क्या कहा था कि जहां जहां सिंस लगता था उन्हीं स्थानों पर आप सिंस नहीं लगाओगे। किस टेंस में? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। उन स्थानों में आप फ्रॉम का यूज करोगे। आई शैल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। आपको मालूम है सिंस मॉर्निंग होता था। आई शैल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। शेयर को आप यहाँ गौर से देख सकते हो। एक चीज याद रखिएगा कि जब शुरू में क्या रहे ना, क्या हुआ पढ़ रहा है, जब शुरू में ही क्या रहे तो आप सहायक क्रिया को खाली आगे रहो। इज ही रीडिंग, क्या हुआ पढ़ रहा है, इज ही रीडिंग। लेकिन अगर क्या बाद में आया है तो उस क्या के लिए वाट का यूज होता है। जैसे वह क्या पढ़ रहा है, तब आप क्या लिखोगे? व्हाट इज ही रीडिंग। दैट्स ऑल। और सेलेक्टिव स्टडी नहीं करना है हमें। ऑब्जेक्टिव आपको तो बुक दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारी मात्रा में, ढेर सारी मात्रा में। आप बहुत जल्दी मेरे पास आने वाले हो। बहुत जल्दी हम लोगों को एक मौका मिलेगा कि अपनी बातों को शेयर करें। आपको ऑब्जेक्टिव बुक दे दी जाएगी, उसमें सारा एकदम डिटेल्ड। शायद आप कहीं उतना स्टडी नहीं कर पाओगे जितना उस बुक में है, लेकिन अभी हमारा टारगेट क्या है? एकदम डिटेल्ड वर्जन। पढ़ाई का मतलब कभी भी सेलेक्टिव नहीं होता है। ज्ञान को लो। कल को जाकर के जब आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनडीए या अन्य दूसरे सारे कॉम्पिटिशन्स को आप अटेंड करो, उसमें ये नहीं लगे कि नंदन सर ने जो पढ़ाया था वो तो मैंने ऑब्जेक्टिव रट लिया था ना, और केवल उसको ही लिया। जिसकी सब्जेक्टिव अच्छी रहती है उसकी ऑब्जेक्टिव अपने आप रेडी हो जाता है, और वो आप भी एक्सपीरियंस कर चुके हो। इसलिए कभी भी चुने हुई चीजों को मत पढ़िए, एकदम डिटेल्ड वर्जन में सारी चीजों को पढ़िए। ज्ञान बढ़ाना आपका टारगेट होना चाहिए, नंबर उठा लेना टारगेट नहीं होना चाहिए। नंबर तो अपने आप, वो तो सेकेंडरी चीज है। ज्ञान आपका बढ़ेगा तो आप जितना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उससे ज्यादा नंबर आ जाते हैं, और वो हमारा रिजल्ट भी ये बता रहा है। इसलिए आप उन सब चीजों के फेर में मत रहिए। जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो हम लोग नोट्स में, बुक में, बुक अलग से आपका है ही ऑब्जेक्टिव का, तो वो सारा चीज आपको मिल जाएगा। आप उसके लिए पढ़े। अभी जो आपको दिया जा रहा है उसको एकदम सही ढंग से, एकदम बेस्ट वे में बनाइए। बनाने के क्रम में कोई दुविधा हो, कोई असुविधा हो, उन सारी चीजों को आप हमें बताइए, और मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि आपके हर एक प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूं। थैंक्स ऑल ऑफ यू। मंडे को पहला पोएम होगा, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। सो अपडेटेड रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आपको मालूम होते रहे। ठीक है, थैंक यू अगेन।